हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 9 और वो है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। इस चैप्टर के अंदर जैसा कि आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए हैं उस तरतीब से हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बल्कि थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे करके पढ़ाऊंगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूंगा। एक बात मैं बता दूं यहाँ पे, अगर कोई टॉपिक मिस हो जाता है तो उसके लिए पिन मत किया करिए। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर आपको इसलिए नहीं दिया है कि आप ज़रा सी कोई बात हो तो आप मैसेज करें, उससे डिस्टर्ब होता है। अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो खुद से पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़ पाते तो छोड़ दीजिए ना, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सारा टॉपिक एकदम A to Z पढ़े ही आप। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। क्या है? ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, DPCO। तो इससे पहले, इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि अपने इंडिया के अंदर और बल्कि अपने इंडिया से बाहर भी, मतलब तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर यही सिस्टम चलता था कि मान लीजिए कोई बीमार हो गया तो वो किसी डॉक्टर के पास जाता था, मतलब जो उस टाइम के जो क्या कहते हैं वैद्य थे या जो हकीम लोग थे उनके पास जाता था कोई बीमार, तो वो क्या करते थे, उसको दवा देते थे। और ऐसा नहीं था कि कोई दवा का रेट फिक्स हो, जैसा आदमी सामने वाला होता था वैसा उससे पैसा ले लेते थे। यानी ये नहीं कि ये दवा है तो इसका इतना पैसा लेंगे, बल्कि वो सामने वाले की पोजीशन को देख के उससे पैसा ले लिया करते थे। समझ में आ रही बात? कोई रेट फिक्स नहीं होता था। तो ये सिस्टम चलता रहा। तो वो लोग क्या थे, सीधे साधे लोग थे, वो लोगों का क्या कहते हैं शोषण नहीं करते थे। लेकिन कुछ चालाक लोग भी इसके अंदर घुस गए। चालाक मतलब शातिर लोग, बदमाश टाइप के लोग। वो क्या है, छोटी छोटी बातों के लिए ज़्यादा पैसा लेने लगे। तो फिर सरकार जो थी अपनी और दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी, लेकिन हम लोग अपने यहाँ के बारे में पढ़ेंगे, तो उनको ये लगा कि अब लोगों का शोषण हो रहा है, तो उन्होंने ऐसा किया कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे ये शोषण रुक जाए, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन रुक जाए। यानी कोई दवा को क्या है बहुत ज़्यादा हाई रेट में न बेचे। समझ में आ रही बात? तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, एक रूल बनाया। कब आया ये रूल? 1962 के अंदर सरकार ने एक रूल बनाया। तो वो रूल क्या था? तो वो था डिस्प्ले ऑफ प्राइस ऑर्डर। क्या था? डिस्प्ले ऑफ प्राइस ऑर्डर। यानी जो भी आप दवा अब दे रहे हैं, मान लीजिए उस टाइम पे तो दवाओं के ऊपर लिखा नहीं रहता था, लेकिन जब दवाओं की कंपनियां बन गई और दवाएं क्या पैकेट में आने लगी, डोजेस फॉर्म में आने लगी, जैसे टेबलेट हो गया, सिरप हो गया, कैप्सूल हो गया, तो अब इस टाइप की दवाओं पे ये ज़रूरी हो गया कि आप उस पर रेट लिखेंगे। ये नहीं कि बिना रेट के जो जितना चाह रहा है उतना बेच रहा है। मान लीजिए एक ही पैरासीटामोल, उस पर रेट लिखा हुआ नहीं है। मैं जा रहा हूँ तो मुझे वो क्या है, एक गोली के लिए 10 रुपया ले रहा है, आप जा रहे हैं तो उससे आप 20 रुपया ले रहा है। समझ में आ रही बात? उसके ऊपर रेट नहीं लिखा रहता था। तो फिर सरकार ने एक रूल बनाया कि अब जो भी दवाएं हैं, जो भी डोजेस फॉर्म है, उसके ऊपर रेट लिखना ज़रूरी होगा। डिस्प्ले ऑफ प्राइस ऑर्डर का मतलब ये कि हर डोजेस फॉर्म के ऊपर, यानी हर दवा के पैक के ऊपर आप दवा की कीमत लिखेंगे, दवा का प्राइस लिखेंगे, उसका मूल्य उस पर लिखेंगे। लेकिन ये रूल तो बन गया, उन्होंने लिखना शुरू किया, लेकिन दवा है 5 रुपए की, लिखा जा रहा है उस पर 500 रुपया। तो उसको रोकने के लिए कि आप बहुत ज़्यादा बढ़ा के नहीं लिखेंगे, एक रूल आया, उसको बोला कंट्रोल ऑफ प्राइस। यानी जो आप प्राइस लिख रहे हो उसको थोड़ा कंट्रोल करो, उसको बढ़ा चढ़ा के ना लिखो, जो सही दाम है उसके हिसाब से उसको लिखो। तो उसको कंट्रोल करने के लिए रूल आया, क्या? कंट्रोल ऑफ प्राइस। ठीक है, ये रूल आया, लेकिन ये रूल भी काम नहीं कर पाया सही से। समझ में आ रही बात? यानी ये इतना इफेक्टिव नहीं हो पाया जिस तरीके से होना चाहिए। फिर उसके बाद सरकार ने एक रूल पास किया। उसके बाद क्या किया सरकार ने? एक रूल पास किया, तो उसका नाम था ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। क्या नाम था उसका? ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ये समझिए कि ये कोई रूल है। ये क्या है? ये रूल है, कोई एक्ट नहीं है। समझ में आ रही बात? ये ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, DPCO, ये क्या है? एक रूल है। कब आया? 1996 के अंदर आया, और ये एक्ट के अंडर आया। जो एक्ट है हमारा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ये एक्ट पहले से मौजूद था। तो इसी एक्ट के अंदर ये क्या कहते हैं, ये एक रूल बनाया गया। समझ में आ रही बात? क्या करने के लिए? जो प्राइस है दवाओं का, उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक, अब यहाँ से आप दो चीज़ें और समझिए, दो चीज़ें यहाँ से आप और समझिए, उसको आगे आप पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन थोड़ा सा मैं इशारा दे दूँ आपको। मान लीजिए अब ये रूल तो बन गया, अब दवाएं तो बहुत सारी हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हर दवा का रेट आदमी तय कर पाए, इसलिए कि दवाओं का रेट बढ़ता घटता रहता है।
दवा बनने का जो चार्ज है वो अलग हो सकता है, उसका रॉ मटेरियल कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, तो दवाओं का रेट क्या ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसलिए उसको क्या है बढ़ाने घटाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब बहुत सारी दवाएं हैं, तो उन तमाम दवाओं का रेट क्या घटाना बढ़ाना बार बार ये करना मुश्किल है, तो इसलिए क्या किया गया, एक लिस्ट बना दी गई दवाओं की। समझ में आ रही बात? यानी मान लीजिए 1000 दवाएं हैं, तो वो सब दवाएं तो इतना ज़्यादा यूज़ में होती नहीं है, तो जो ज़्यादा यूज़ वाली दवाएं हैं जिसको एसेंशियल मेडिसिन बोलते हैं या एसेंशियल ड्रग बोलते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाई गई। और वो लिस्ट किसने बनाई? वो लिस्ट बनाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। समझ में आ रही बात? वो दवाओं की एक लिस्ट बना दी, और वो लिस्ट बनाई किसने? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। समझ में आ रही बात? ये समझिए सरकार का एक डिपार्टमेंट होता है जो हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं या जो फैमिली के कल्याण के लिए जो चीज़ें हैं उसको जो देख रेख करती है, जो मिनिस्ट्री है, उसने दवाओं की एक लिस्ट जारी की कि ये दवाएं क्या है, एसेंशियल हैं। ठीक है, अब ये जो दवाओं की एक लिस्ट आ गई, इसका नाम रखा गया नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक लिस्ट बनाई, तो उस दवाओं की जो लिस्ट थी उसका नाम रखा गया नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। क्या रखा गया? नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। यानी पूरे इंडिया के लेवल पे, नेशनल लेवल पे दवाओं की एक लिस्ट बनाई गई जो कि एसेंशियल दवाएं मानी गई। ठीक है, अब ये जो एसेंशियल दवाएं मानी गई उनका रेट तय किया गया। उनका क्या किया गया? रेट तय किया गया। तो वो रेट किसने तय किया? तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने किया। समझ में आ रही बात? इनका कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है? 3 चीज़ें ध्यान से समझना है। एक तो ये कि ये रूल है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। क्या है? ये एक रूल है। ये रूल क्या कहता है कि जो मतलब ज़रूरी दवाएं हैं उनका एक रेट क्या हो, फिक्स हो, उससे ज़्यादा रेट में कोई उन दवाओं को नहीं बेचेगा। ठीक, अब वो दवाएं कौन कौन सी हैं जिनका रेट फिक्स किया जाएगा, तो उसकी पूरी एक लिस्ट बनाई। किसने बनाई लिस्ट? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। उन्होंने लिस्ट बना के दे दी कि ये क्या है, एसेंशियल दवाएं हैं, ये ज़रूरी दवाएं हैं। तो उन दवाओं का नाम क्या रखा गया? नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। अब वो जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है उसके अंदर जो दवाएं हैं उन दवाओं का एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस फिक्स किया गया कि इससे ज़्यादा हाई लेवल में ये दवाएं नहीं बेच सकता कोई। समझ में आ रही बात? यानी वो जो एसेंशियल दवाएं थी उनका रेट फिक्स किया गया कि इस रेट से ज़्यादा कोई इस दवाओं को नहीं बेच सकता। उससे कम बेचना चाहे तो बेच सकता है, लेकिन उससे महंगी कोई नहीं बेच सकता है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये काम किसने किया? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने। समझ में आ रही बात? इसमें आप 3 टॉपिक समझ चुके हैं। तो अब उनके बारे में कुछ छोटी मोटी बातें हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आप ये समझ गए ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर क्या है? एक नियम है। ठीक है, एक रूल है। किसके अंडर में बनाया गया? तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंडर में इसको बनाया गया। ठीक, और ये क्यों बनाया गया? अब ये जो क्या कहते हैं, ये जो रूल है इसको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो टू एंश्योर दी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द एसेंशियल मेडिसिन एट रीजनेबल प्राइस। यानी जो भी क्या है एसेंशियल दवाएं हैं, जो ज़रूरी दवाएं हैं, उनको रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल कराने के लिए ये रूल बनाया गया। रीजनेबल प्राइस मतलब ये कि जो समझ में आए, यानी बहुत ज़्यादा उसका रेट ना हो। तो मतलब ये कि मुनासिब रेट पे, सही रेट पे दवाओं को अवेलेबल कराने के लिए ये रूल बनाया गया। ठीक, और क्या था? दूसरा क्या है? टू कंफर्म दैट द क्वालिटी ऑफ ड्रग डज नॉट डिक्लाइन विद प्राइसेस फिक्सेशन। दूसरा उसका मोटिव क्या था? दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कि जो दवाओं की क्वालिटी है उनके प्राइस के हिसाब से वो खराब नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए अगर दवा 100 रुपये की है तो उस दवा की क्वालिटी भी 100 रुपये के हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं कि क्वालिटी तो उसकी 50 रुपये वाली है और दवा का रेट 100 रुपये है, तो ये नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो ये दूसरा उसका मोटिव था। अब एक इसमें टॉपिक क्या था आपका? नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, जो आप तकरीबन समझ चुके हैं। ठीक है, तो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जिसको NLEM भी बोलते हैं, तो ये क्या है? इज ए लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। ये क्या है? ज़रूरी दवाओं की एक लिस्ट है। ठीक है, ज़रूरी दवाओं की एक क्या है? लिस्ट है। किसने बनाया ये लिस्ट? तो ये बनाया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये लिस्ट बनाई। ठीक, अब ये क्या कहते हैं? एसेंशियल मेडिसिन होती क्या है?
अगर पूछ ले क्वेश्चन कि एसेंशियल मेडिसिन क्या होती हैं, तो दी एसेंशियल मेडिसिन आर दोज मेडिसिन दैट सेटिस्फाई द बेसिक हेल्थ केयर नीड्स ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ये कह रहे हैं मान लिया कोई पॉपुलेशन है तो उसमें जो लोगों की मेजोरिटी है उनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने वाली जो दवाएं हैं उसको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल मेडिसिन। यानी आमतौर से लोगों को जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों को ठीक करने के लिए जो जिन दवाओं की ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल मेडिसिन। ठीक, अब जो एसेंशियल मेडिसिन की जो लिस्ट है, एसेंशियल मेडिसिन की जो लिस्ट है उसके अंदर कितनी दवाएं हैं, ये बात ध्यान सुनिएगा। एसेंशियल मेडिसिन की जो लिस्ट है उसके अंदर कितनी दवाएं हैं, समझ में आ रही बात। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो क्या कहते हैं जो लिस्ट है उसके अंदर 384 यानी 384 दवाएं इसके अंदर हैं। 384 यानी 384 दवाएं अभी जो मतलब क्या कहते हैं लेटेस्ट लिस्ट है उसके अंदर कितनी दवाएं हैं, 384 दवाएं हैं। इतनी बात आप ध्यान से याद रखिएगा। और ये क्या कहते हैं अब ये जो दवाओं की लिस्ट है ये रिवाइज्ड होती रहती है, यानी उसमें चेंजिंग आती रहती है। कुछ दवाओं को कभी हटा दिया जाता है, कभी जोड़ दिया जाता है। तो अभी 2022 के अंदर ये जो लिस्ट है इसको रिवाइज्ड किया गया। समझ में आ रही बात, कब रिवाइज्ड किया गया, सबसे लास्ट में, पीछे वाला छोड़ दीजिए, सबसे जो लेटेस्ट है वो कब रिवाइज्ड हुआ, तो 2022 के अंदर इसको क्या किया गया, रिवाइज्ड किया गया। यानी उसको देखा गया, उसमें से कुछ घटाया और बढ़ाया गया। तो जब 2022 के अंदर इसको रिवाइज्ड किया गया तो इसके अंदर 34 दवाओं को और ऐड किया गया और पिछली जो दवाएं उसके लिस्ट के अंदर थी उनमें से 26 दवाओं को निकाल दिया गया। समझ में आ रही बात, 26 दवाओं को निकाल दिया गया, डिलीट किया गया उस लिस्ट से और उसके अंदर 34 दवाओं को ऐड किया गया। अब ये जो दवाओं की लिस्ट है यानी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, इसको सबसे पहले कब बनाया गया है, तो 1996 के अंदर 1996 में इसको बनाया गया। ठीक है, अब एक टॉपिक था नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, तो ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। एनपीपीए क्या होता है, तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी इज अ डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। जैसे कि एक मिनिस्ट्री थी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऐसे ही एक मिनिस्ट्री है यानी जो सरकार होती है उसका एक डिपार्टमेंट है। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसका एक डिपार्टमेंट क्या होता है, वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ये एक मिनिस्ट्री है, एक डिपार्टमेंट है सरकार का। तो इसी मिनिस्ट्री के अंडर में, समझ में आ रही बात, इसी मिनिस्ट्री के अंडर में एक डिपार्टमेंट और बनाया गया। एक तो ये डिपार्टमेंट खुद है, इसके अंडर में समझिए एक डिपार्टमेंट और बनाया गया, एक समझिए ऑर्गेनाइजेशन, एक कमेटी और बनाई गई जिसको क्या नाम दिया गया, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ठीक, अब ये कब बनाया गया, तो इसको बनाया गया था 1997 के अंदर, 1997 के अंदर। अब इसका काम क्या है, तो आपने पढ़ा था एक रूल DPCO, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, एक रूल पढ़ा आपने ऊपर। तो ये क्या करता है, ये जो क्या कहते हैं NPPA है, इसी रूल को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करता है। यानी इस रूल के अंदर जो भी बातें बताई गई हैं उसको लागू करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए ये काम करता है। अब इसका दूसरा काम क्या है कि जो एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट है, समझ में आ रही बात, जो एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट है उनका जो प्राइस तय करता है तो कौन करता है, यही अथॉरिटी करती है। कौन सी, NPPA। ये जो अथॉरिटी है इसका ये समझिए मेन काम है कि जो एसेंशियल मेडिसिन की जो लिस्ट है उनका जो प्राइस फिक्स करना रहता है तो कौन करता है, ये अथॉरिटी करती है। ठीक, अब इसके अगर पावर की बात करें तो सरकार ने अपनी क्या बहुत सारे पावर इसको दे रखे हैं, यानी ये जो चाहे अपने हिसाब से ये कर सकती है, इसके पास पावर बहुत ज़्यादा होता है। अब इसका फंक्शन क्या है, तो टू इम्प्लीमेंट एंड एनफोर्स द प्रोविजंस ऑफ द DPCO, यानी जो DPCO है उसका जो प्रोविजंस है, जो उसके अंदर क्या कहते हैं, जो उसके अंदर प्रावधान है, जो बातें उसके अंदर बताई गई हैं उस सबको क्या करना, इम्प्लीमेंट करना, यानी उनको समझिए एक तरीके से लागू करवाना, उस पर लोगों का अमल करवाना, ये इसका काम होता है। और क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए ये अथॉरिटी है यानी पूरी लोगों की एक टीम है, तो उसमें अगर स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ती है तो उसका सिलेक्शन करना, उनको ढूंढ के लाना, ये भी इनका काम होता है। ऐसे ही क्या है, टू डील विद द लीगल मैटर्स अराइजिंग अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी। अब ये जो अथॉरिटी है ये क्या कर रही है, दवाओं के रेट फिक्स कर रही है। अब किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को मान लीजिए इनके अगेंस्ट कोई शिकायत है, समझ में आ रही बात, और उन्होंने जाके क्या कहते हैं कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। अब वो मुकदमे की समाअत कौन करेगा, उस मुकदमे को कौन देखेगा,
तो यही जो अथॉरिटी है यही जाके उसको देखेगी, सुनेगी, समझेगी। समझ में आ रही बात। और इसका काम क्या होता है, टू कलेक्ट डाटा ऑन प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, मार्केट शेयर ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज एंड देयर प्रॉफिटेबिलिटी। अलग अलग जो कंपनियां हैं दवाओं की, वो कौन सी दवा प्रोड्यूस कर रही हैं, कौन सी दवा बना रही हैं, और कौन सी दवा इंपोर्ट हो रही है, और कौन सी दवा एक्सपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट हो रही है, और ये जो कंपनियां हैं उनका मार्केट शेयर कितना है। यानी मान लीजिए वो एक दवा पैरासीटामोल 10 कंपनियां बना रही हैं, तो किस कंपनी की कितनी दवा बिक रही है। समझ में आ रही बात। उसका समझिए मार्केट शेयर है, तो और उसका मार्केट शेयर कितना है कंपनियों का, उसको ये निकालते हैं, और फिर उनका कितना फ़ायदा उससे हो रहा है। ये सारा डेटा कलेक्ट करने का काम किसका होता है, इसी अथॉरिटी का, यानी NPPA का। ठीक। और क्या काम होता है इसका, टू मॉनिटर द अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल ड्रग एंड मैनेजमेंट इन केस ऑफ शॉर्टेज। और ये भी देखते हैं कि जो एसेंशियल दवाएं हैं वो अवेलेबल हैं कि नहीं है कंट्री के अंदर, वो हैं या नहीं है, कम तो नहीं हो रहे हैं। अगर कम पड़ रही हैं तो उसको मैनेज करने की भी जिम्मेदारी इनकी होती है। यानी अगर इंडिया के अंदर वो दवाएं कम पड़ रही हैं तो बाहर से मंगाना या और प्रोडक्शन करवाना, जैसे भी इनकी जिम्मेदारी ये होती है। ठीक। अब इस चैप्टर के अंदर ये जो मेन बातें थी समझ लिया, आपने पढ़ लिया है। अब बाकी जो आगे की चीज़ें हैं उसको हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक। अब चूंकि ये एक रूल है तो इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस भी आते हैं। समझ में आ रही बात। इस रूल के अंदर कुछ डेफिनेशन होते हैं, यानी कुछ टर्म वगैरह होते हैं। तो ये हमारे संविधान की एक खासियत है कि वो उस टर्म्स को क्या है अलग से मतलब समझाते हैं कि इसका मतलब इस एक्ट के अंदर ये, इस रूल के अंदर ये लिया गया है। ऐसे कुछ टर्म्स हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन है उसको मैंने लिया है। अब कोई हमारे व्हाट्सएप पे ये कमेंट ना करे कि सर आपने ये वाला तो छोड़ दिया, ये वाला तो नहीं पढ़ाया, या ये वाला क्यों पढ़ाया। अरे यार भाई, तुमको जो पढ़ना आप पढ़ो, लेकिन मुझे जो लगता है कि इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ाना चाहिए वो इतना पढ़ाऊंगा। अब ये नहीं कि बुक के अंदर जो भी एक एक लाइन लिखी हुई है उस सब मैं पढ़ाऊंगा, तो ये मेरे बस की बात नहीं है। समझ में आ रही बात। तो एक टर्म क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि आप अच्छे से जानते हैं, जिसको APIs भी बोलते हैं। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, या इसी को हम लोग बल्क ड्रग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बल्क ड्रग। हालांकि बल्क ड्रग का दूसरा मतलब भी होता है, लेकिन यहाँ पे बल्क ड्रग या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का क्या मतलब लिया गया है, तो इट इज़ ए फार्मास्यूटिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और प्लांट प्रोडक्ट एंड विच इज़ यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एनी फॉर्मुलेशन। तो ये क्या है, तो ये कह रहे हैं दवा बनाते वक्त चाहे कोई सा भी केमिकल हो या कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो या प्लांट से मिलने वाला कोई प्रोडक्ट हो जो कि दवा बनाने में एज ए इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहा हो, तो वो सब क्या होता है, बल्क ड्रग में आता है, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं। हालांकि असल में इसका जो मतलब ये होता है कि जब दवा बनती है, जो उसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट होता है बीमारी को ठीक करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको यही लिखना है। दूसरा जो इसके अंदर टर्म है वो ब्रांड। तो ब्रांड तो आप जानते ही हैं। तो ब्रांड क्या है ये, तो ये समझिए कि किसी दवा का नाम हो सकता है, या उसका डिजाइन, या उसका सिंबल, या ट्रेडमार्क, और एनी अदर थिंग्स दैट आइडेंटिफाई वन सेलर्स ड्रग फ्रॉम अदर सेलर। क्या मतलब है कि यानी कोई दवा है तो उसका कोई नाम है, या उसका कोई साइन है, कोई सिंबल है, या ट्रेडमार्क है, यानी उसके दवा को बेचने का कोई निशान ऐसा है किसी दवा बेचने वाले से इस दवा को अलग करता हो। समझ में आ रही बात। यानी इसकी एक अलग पहचान हो जो कि दूसरे दवा बेचने वाले से। मान लीजिए मैं भी एक दवा बेच रहा हूँ पैरासीटामोल, वो भी एक दवा बेच रहा है पैरासीटामोल, तो हमारी अलग अलग कंपनी है, तो हमारी अलग अलग पहचान है। एक तो ये कि जेनेरिक नाम से बेचा जाए, यानी सिर्फ पैरासीटामोल लिख दिया, लेकिन अगर सिप्ला कंपनी बना रही है तो उसने कुछ स्पेशल नाम उसका दे दिया है। सन फार्मा उसको दवा को बना रही है, उसने कुछ स्पेशल अलग दूसरा नाम दे दिया है। समझ में आ रही बात। तो ये कंपनियों का अपना एक क्या है, साइन और सिंबल बन जाता है, तो वो होता है ब्रांड। ठीक। एक होता है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है, तो द मैक्सिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। ये कह रहे हैं कि जो शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन है उनके लिए जो गवर्नमेंट क्या है एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स्ड कर देती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा किस रेट पे इसको बेचा जा सकता है, वो रेट जो फिक्स कर देती है सरकार, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अब ये शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन क्या है, तो मैंने बताया जो एसेंशियल लिस्ट है, तो जो एसेंशियल लिस्ट है ना, उसको ऐसा नहीं कि एक लाइन से ऐसे ही लिख दिया हो, बल्कि उसके क्या है अलग अलग शेड्यूल बना दिए हैं। यानी समझिए उन दवाओं को अलग अलग ग्रुप में बांट दिए हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। ठीक। अब एक है जेनेरिक वर्जन, या जेनेरिक ड्रग भी बोलते हैं। ठीक है, जेनेरिक वर्जन ऑफ ए मेडिसिन बोलते हैं ना, ये बोलते हैं ना कि जेनेरिक ड्रग है, जेनेरिक ड्रग है। तो जेनेरिक ड्रग का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे इट लगा लीजिए।
इट इज ए फॉर्मुलेशन सोल्ड इन फार्माकोपियल नेम और इन ए नेम ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यूज इन फॉर्मुलेशन विदाउट एनी ब्रांड नेम। ये कहना है कि बिना ब्रांड नेम के अगर कोई दवा बेची जा रही है उसके क्या फार्माकोपियल जो नेम है उसके नाम से, क्या है जो फार्माकोपियल नेम है उस नाम से अगर वो दवा बेची जा रही है, या तो उसके अंदर जो क्या कहते हैं एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसके नाम से उसको अगर बेचा जा रहा है तो उसी को हम लोग बोलते हैं जेनेरिक नेम। जैसे कि फेरस सल्फेट है, क्या है फेरस सल्फेट है। अब ये कि अगर कोई भी कंपनी दवा बना रही है और उसका नाम यही रख रही है फेरस सल्फेट, तो वो क्या होगा जेनेरिक ड्रग होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा जेनेरिक, उसको हम लोग बोलेंगे। लेकिन अगर कोई दवा फेरस सल्फेट तो बना रही है लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक नाम दे रही है उस दवा का, समझ में आ रही बात, उस दवा का उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट है लेकिन उसके ऊपर कोई दूसरा एक नाम दे रही है, कोई लेबल दे रही है, तो वो हो जाता है ब्रांड, ठीक है ना। अब एक टर्म है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या है मैक्सिमम रिटेल प्राइस? इट इज द मैक्सिमम प्राइस मेंशन्ड ऑन द पैक फॉर रिटेल सेल। ये कह रहे हैं कि जब रिटेल सेल के लिए दवा के पैक के ऊपर जो रेट लिखा रहता है उसी रेट को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं ना MRP। कहते हैं कि MRP क्या है इसका, MRP। तो MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कोई भी बेचने वाला इस रेट से ज़्यादा नहीं बेच सकता है, ठीक। उसके बाद है शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। तो शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन क्या है? इज ए फॉर्मुलेशन इंक्लूड इन फर्स्ट शेड्यूल। ये कह रहे हैं कि ये वो फॉर्मुलेशन है जो कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मेंशन किया गया है, यानी ये समझिए जो दवाओं की लिस्ट बनाई गई है तो उसको शेड्यूल में बांटा गया है, तो उसी को जो शुरू में बनाया गया था उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उस शेड्यूल के हिसाब से अगर दवा बनती है चाहे वो जेनेरिक हो या ब्रांड नेम से उसको बनाया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। अब सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग, एक टॉपिक क्या है सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग। तो अब बल्क ड्रग आप समझ चुके हैं यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अब यहाँ पे ये समझिए कि जैसे दवा बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आता है, दवा बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आता है उसी को समझिए हम लोग बोलते हैं बल्क ड्रग। समझ में आ रही बात? दवा बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल कंपनियां अपने पास लेके आती हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे उसको हम लोग क्या बोलेंगे बल्क ड्रग या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अब जो भी आदमी है जो रॉ मटेरियल को बेच रहा है वो कंपनी भी हो सकती है या कोई आदमी भी हो सकता है, कोई डीलर हो सकता है। तो जो भी वो रॉ मटेरियल को बेच रहा है तो उस रॉ मटेरियल का जो रेट है वो अपने हिसाब से तय नहीं कर सकता है, बल्कि उसका रेट सरकार तय करती है। समझ में आ रही बात? उस बल्क ड्रग का रेट कौन तय करता है? उसका प्राइस, उसका मूल्य, उसकी कीमत सरकार तय करती है, वही यहाँ पे मतलब है, ठीक है ना। सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग यानी जो बल्क दवाएं हैं, जो रॉ मटेरियल है जिसका जिसकी अब दवा बनेगी तो वो किस रेट में कंपनियां खरीदेंगी उसका रेट भी सरकार तय करती है, ठीक है। तो सरकार इसको जो अपना ऑफिशियल गैजेट निकालती है, यानी साल में एक मरतबा अपना वो ऑफिशियल गैजेट निकालती है जिसमें बहुत सारी बातें वो बताती है, तो उसके अंदर वो ये भी बताती है कि ये जो बल्क ड्रग हैं, जो ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हैं, उनका रेट इस साल में ये रहेगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे साल तक रहे, हो सकता है ज़रूरत पड़ने पर बीच में भी उनका जो रेट है उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ है, ये जो एक दो लाइनें हैं ये मेरे समझ से बाहर हैं, क्योंकि ये क्या कहते हैं अकाउंट से रिलेटेड है, यानी टैक्स वगैरह ये सारी चीज़ें मुझे आती नहीं है, मैं पढ़ा भी नहीं हूँ, ठीक है ना। अब इसमें ये कह रहे हैं थोड़ा सा जो मेरे समझ में आया है इंग्लिश के हिसाब से, क्योंकि इसमें टर्म कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब हर एक आदमी को समझ में नहीं आते हैं। अगर कोई आप में से CA है, अगर आप में से कोई किसी ने अकाउंट्स वगैरह की पढ़ाई कर रखी है या जो क्या कहते हैं टैक्स वैक्स वाले डिपार्टमेंट में काम करता है और अगर उसको ये मालूम होगा तो मुझे वो ज़रूर बता देगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। मैं जो समझा हुआ मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये विलिंग नहीं है बल्कि वाइल है, क्या है, यहाँ पे आई लगा लीजिए, यहाँ पे ई लगा लीजिए, ठीक है, क्या है वाइल। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो सरकार है जब वो बल्क दवाओं का रेट फिक्स कर रही है तो उस वक्त में एक चीज़ और भी वो ध्यान रखती है। मान लीजिए वो दवा का रेट 100 रुपया तय कर रही है तो उसमें टैक्स भी जोड़ती है वो। समझ में आ रही बात? उसमें क्या करती है वो कि वो दवा जो बेच रहा है उसको टैक्स देना है तो उस टैक्स को भी उसके अंदर जोड़ती है। तो क्या कहते हैं जो गवर्नमेंट है शुड कंसीडर ए पोस्ट टैक्स रिटर्न, क्या है, ए पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑफ 40% ऑन नेट वर्थ। तो इसका पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑफ 40% ऑन नेट वर्थ, इसका मतलब मेरे जो समझ में आया है वो ये है कि मान लीजिए वो दवा क्या है,
100 रुपये की बिक रही है, अगर सरकार उसका रेट 100 रुपया तय कर रही है तो वो 100 रुपये ना तय करके बल्कि क्या करेगी, 114 रुपये तय करेगी, क्योंकि उस कीमत में से, उस रेट, उस पैसे में से उस आदमी को जो बेच रहा है उसको 14 रुपया क्या है, 14% यानी 14 रुपया टैक्स देना है बेचने के बाद में। समझ में आ रही बात? बेचने के बाद में उसको क्या है, 14 रुपया टैक्स देना है। तो वो अगर 100 रुपये में मान लीजिए उसने बेचा और उसी में से 14 रुपया टैक्स दे दिया तो इसको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। इसलिए सरकार क्या करेगी, उसको 114 रुपया रेट लगाएगी। समझ में आ रही बात? अब ये 114 में बेचेगा, फिर 14 रुपये का क्या करेगा, वो टैक्स दे देगा सरकार को। ये मेरे समझ में आया है। और इसी तरीके से 22% भी है, इसमें कुछ क्या सिस्टम है आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब एक चीज इसमें ध्यान रखिए, ये कह रहा है कि नो वन शुड सेल ए बल्क ड्रग एट ए प्राइस मोर देन द मैक्सिमम सेल प्राइस प्लस लोकल टैक्सेस। ये कह रहे हैं कि कोई आदमी अगर बल्क ड्रग बेच रहा है तो जितना उसके लिए रेट फिक्स कर दिया गया है उससे ज़्यादा नहीं बेचेगा। हाँ, ये कि मान लीजिए अगर 100 रुपया रेट तय कर दिया गया है तो 100 रुपया में बेचेगा। अगर उसके ऊपर कोई लोकल टैक्स वगैरह लग रहा है तो वो उसको जोड़ लेगा उसके अंदर। मान लीजिए उसके ऊपर 20 रुपये का लोकल टैक्स लग गया तो अब ये क्या करेगा, 120 में उसको बेच सकता है। समझ में आ रही बात? ये इसका मतलब हो गया। और तीसरी बात इसमें यह है कि अगर किसी मैन्युफैक्चरर को अगर वो ये चाहता है कि उसके लिए जो रेट तय किया गया है बल्क प्राइस का, वो उसको क्या, उससे सेटिस्फाई नहीं है, उसको लग रहा है कि बहुत कम रेट तय कर दिया गया, इसमें तो मुझे नुकसान हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, एक एप्लीकेशन लिखेगा गवर्नमेंट को और उसमें वो फॉर्म नंबर 1 भरेगा। ठीक है, इसके लिए वो क्या, गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन लिखेगा और उसमें फॉर्म नंबर 1 भर के अपनी शिकायत दर्ज करेगा। सरकार, अब ये जो अथॉरिटी है वो चेक करेगी, देखेगी कि इसकी जो बात है वो वैलिड है कि नहीं है। अगर सही होगी तो उस रेट को और बढ़ा दिया जाएगा और अगर बात सही नहीं है तो इसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब एक टॉपिक है इसमें रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन, यानी जो दवाएं बन रही हैं, जो फॉर्मुलेशन हो रहा है तो उसका रिटेल प्राइस कैसे तय किया जाता है, यानी जो समझिए मैक्सिमम जो MRP है वो कैसे तय किया जाता है। ठीक है, MRP कैसे तय किया जाता है तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। ये फॉर्मूला क्या है, यूज़ किया जाता है इसके अंदर। तो क्या इसमें RP यानी रिटेल प्राइस, उसके बाद क्या है MC का मतलब होता है मटेरियल कॉस्ट, कितना मटेरियल का कितना कॉस्ट आया है उसको यहाँ पे ऐड किया जाता है। और क्या है CC का मतलब यह है कन्वर्जन कॉस्ट, यानी रॉ मटेरियल तो खरीद लिया गया, अब उस रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट बनाने में जो उस पर लेबर का खर्चा आ रहा है या क्या कहते हैं जो प्रोसीजर का खर्चा आ रहा है, मतलब मान लीजिए बिजली खर्च हो रही है, समझ में आ रही बात, तो जो भी इस टाइप के खर्चे आ रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं CC, तो उसको भी ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे प्लस लगा लीजिए, क्या है प्लस, उसके बाद है MP, क्या है MP नहीं है बल्कि क्या है PM है, क्या है PM का मतलब ये है कि पैकिंग जो मटेरियल है, यानी मान लीजिए प्लास्टिक है या जो भी चीज़ें हैं जिसमें उसको पैक किया जा रहा है, बॉटल्स हैं, तो उस पैकेजिंग मटेरियल का जो कॉस्ट आ रहा है उसको ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, जो पैकेजिंग का जो कॉस्ट है, यानी उसको जो पैक कर रहा है तो वो भी तो कुछ चार्ज लेगा, तो उसके बाद PC यानी पैकेजिंग का चार्ज उस पर अंदर लग जाता है। उसके बाद आता है फिर 1 ये 1 इस तरीके से ना लिखिए बल्कि इसका फॉर्मूला ऐसे लिखिए 1 प्लस फिर उसके बाद MAPE। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको वो करिए, ठीक है, अपॉन 100, उसके बाद प्लस ED। ठीक है, ये यहाँ से आप इसको ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, तो PC समझ में आ गया। अब MAPA क्या है ये, तो इसका मतलब है, मैं लिखना भूल गया हूँ लेकिन मैं इसको ऐड कर दूंगा आपके PDF के अंदर। तो इसका मतलब है MAPE, तो MAPE का मतलब यह है मैक्सिमम अलाउएबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। क्या है, मैक्सिमम अलाउएबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, यानी ये कि अभी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है उससे पहले उस पर कितना खर्चा आ रहा है, यानी उसको लेके आ रहा है खरीद के, तो खरीद के लेके आने में वहाँ गए, डीलिंग किया, समझ में आ रही बात, वहाँ गया डीलिंग किए, जो भी खर्चे आए तो कितना है अलाउएबल, यानी कितना मतलब अलाउ किया जा सकता है। अब 10% 5% जितना भी खर्चा हुआ तो वो खर्चा यहाँ पे डाल दिया जाता है। उसके बाद आता है ED मतलब एक्साइज ड्यूटी, यानी कितना टैक्स वगैरह आपने इस पर दिया है। तब अब ये क्या है, ये पूरा फॉर्मूला है। उसके बाद इस फॉर्मूले को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो अमाउंट निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा आपका RP यानी रिटेल प्राइस। ठीक है, यानी उस रेट पे उसको बेचा जाएगा, तो उसमें अब कुछ परसेंट वगैरह घटा बढ़ा के किसी तरीके से किया जाता है। अब इसमें एक चीज़ जो मतलब किताबों के अंदर जो मिल रहा है वो ये है कि जो रिटेल प्राइस पे कितना मतलब मार्जिन रखा जाता है, तो इसमें दे रहा है कि कम से कम 16% मार्जिन रखा जाता है रिटेल प्राइस में, और होलसेल प्राइस में जो कम से कम मार्जिन रखा जाता है वो कितना होता है, वो 8% होता है।
लेकिन ये मेरे समझ में नहीं आया कि 8% 16% कैसे होता। हालांकि मैं जब दिल्ली में था तो मैंने देखा कि वहाँ वो दवा बेच रहा है और वो लिखा है उस पर कि आपको 50% डिस्काउंट में मैं दूंगा। समझ में आ रही बात, 50% डिस्काउंट में वो दे रहा है अगर, तो फिर 8% 16% का क्या मतलब है, समझ में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछता, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो क्या कहते हैं, जो रिटेल प्राइस यानी जो कहते हैं रिटेल सेल दवाएं हैं उस पर कितना मार्जिन होता है, तो उसमें आप लिख दीजिएगा कि 16%। और जो क्या कहते हैं होल सेल, जो क्या कहते हैं जो होल सेल है तो उस पर कितना मार्जिन होता है, तो उसमें लिख दीजिएगा 8%। ठीक, अभी एक टॉपिक है सेलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन, यानी जो शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन है उनका सेलिंग प्राइस यानी मैक्सिमम प्राइस कौन तय करता है, कितना होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इज ए मैक्सिमम प्राइस ऑफ गुड्स फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर। तो ये कह रहे हैं कि जो भी गुड्स हैं, जो भी सामान है, जो भी चीज़ें हैं, तो उसका जो मैक्सिमम प्राइस जो हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राइस हो सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सीलिंग प्राइस। और वो कौन तय करता है, तो उसको गवर्नमेंट हमारी तय करती है। और क्यों करती है, ताकि कंज्यूमर को बचाया जा सके लूटने से। समझ में आ रही बात, अगर न किया जाए तो कंज्यूमर को क्या किया जाएगा, लूट लेगा। जो बेचने वाला है वो क्या करेगा, कंज्यूमर को लूट लेगा। तो उस कंज्यूमर को लूटने से बचाने के लिए ये सरकार क्या करती है, सीलिंग प्राइस तय करती है। एंड एनी वन कैन नॉट सेल, यहाँ पे टी नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ से टी काट दीजिए। एंड एनी वन कैन नॉट सेल ए प्रोडक्ट एट मोर प्राइस देन प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। और ये कह रहे हैं जो गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दिया है उससे ज़्यादा रेट पे कोई उसको बेच नहीं सकता है। अब ये जो नीचे फॉर्मूला आ रहा है वो सेट किया, उस फॉर्मूले के थ्रू क्या सेलिंग प्राइस को क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है, सेट किया जाता है। उसमें एक फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला है। तो P और क्या कहते हैं ब्रैकेट C का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। तो कैसे निकाला जाता है, तो P और ब्रैकेट S प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो उसमें क्या है, PS फिर क्या कहते हैं इंटू 1 प्लस M का मतलब होता है मार्जिन। क्या है, M का मतलब मार्जिन, कितना मार्जिन रखा जा रहा है, 8%, 10%, 20%, 25%, जितना भी मार्जिन है अपॉन 100। ठीक है, P और S ब्रैकेट का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है एवरेज प्राइस टू रिटेलर। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सम ऑफ प्राइसेस टू रिटेलर ऑफ ऑल द ब्रांड्स एंड जेनेरिक ड्रग्स हैविंग ए मार्केट शेयर मोर देन और इक्वल टू 1%। इसका मतलब यह है कि जो भी दवाएं अभी मार्केट में चल रही हैं, चाहे वो क्या है ब्रांड वाली हों, चाहे वो जेनरिक हों, अगर उनका मार्केट शेयर 1% या उससे ज़्यादा है, 1% या उससे ज़्यादा है, तो उन दवाओं का जो एवरेज प्राइस होता है उसको निकाला जाता है। ठीक है, उन दवाओं का एवरेज प्राइस निकाला जाता है, उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। फिर उसके बाद ये फॉर्मूला फिट किया जाता है। तो जो रेट निकल के आता है वो क्या कहते हैं दवा का, वो दवा का क्या होता है, सेलिंग प्राइस डाल दिया जाता है। ठीक है, अब ये कहते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ न्यू ड्रग। अगर कोई नई दवा आ रही है तो उसमें सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब क्या कहते हैं कोई नई दवा है कि उस जैसी दवा कोई मार्केट में नहीं है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना रखा जाता है। दवा है तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, जिसका मतलब कोई एवरेज निकाल नहीं पाएगी, उस जैसी दवा है ही नहीं, तो उसमें सरकार क्या करती है 16% मार्जिन लगा के, 16% का क्या है मतलब जो भी खर्चा वगैरह आया है उन सब खर्चे को जोड़ने के बाद 16% का और मार्जिन देके और सरकार क्या है उसका सेलिंग प्राइस तय कर देती है। ये इतना इसमें है सेलिंग प्राइस ऑफ न्यू ड्रग। अब ये कि फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002, ठीक है, 2002 के अंदर एक फार्मास्यूटिकल पॉलिसी बनाई गई। तो उसके बारे में एक ओवरव्यू देना है कि क्या था वो। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002 इज ए सेट ऑफ प्लान्स। इसमें क्या बहुत सारे प्लान हैं, सेट ऑफ प्लान्स यानी बहुत सारे प्लान उन्होंने बनाए। ठीक है, किसने बनाया, सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बहुत सारे प्लान चूज किया, यानी बहुत सारे प्लान बनाए। और उसका मकसद क्या था, फॉर इस्टेब्लिशिंग एंड प्रोमोटिंग इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, कि जो इंडिया के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है यानी दवा वगैरह बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या है इस्टेब्लिश किया जाए, यानी उनकी और स्थापना की जाए, यानी उनको और अच्छे से बनाया जाए, उनको एस्टेब्लिश किया जाए, उनको और प्रोमोट किया जाए। ठीक है, दिस पॉलिसी वाज मेड कंसिडरिंग मेनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को सामने रख के ये पॉलिसी बनाई गई थी। उनमें से कुछ ये हैं। ठीक है, पहला क्या है, टू अवेलेबल गुड क्वालिटी ऑफ एसेंशियल ड्रग एट रीजनेबल प्राइस, यानी जो क्या कहते हैं एसेंशियल ड्रग है गुड क्वालिटी के साथ में उनको क्या है अवेलेबल कराया जाए, और उनकी क्वालिटी तो अच्छी हो और रेट क्या हो रीजनेबल हो, यानी बहुत ज़्यादा ना हो, मुनासिब रेट में उसको अवेलेबल कराया जाए। ये इस पॉलिसी का एक क्या कहते हैं मतलब ऑब्जेक्टिव्स था। और दूसरा क्या था, टू प्रमोट एंड मेक कैपेबल द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज फॉर कॉस्ट इफेक्टिव क्वालिटी प्रोडक्शन।
और दूसरा यह था कि जो इंडिया के अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उसको इस लायक बनाया जाए, उनको ऐसा कैपेबल कर दिया जाए कि वो इफेक्टिव दवा बनाए, यानी अच्छी क्वालिटी की दवा सस्ते दामों में बनाने लायक वो बन जाएं। ठीक है। तीसरा क्या था, टू रेड्यूस द बैरियर्स टू ट्रेड एट ग्लोबल लेवल। और क्या था कि ये जो क्या कहते हैं, जो ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनके लिए जो ग्लोबल लेवल पे मार्केट करने के लिए जो बैरियर्स हैं, जो रुकावटें हैं, उसको क्या किया जाए, कम किया जाए, रेड्यूस किया जाए। ठीक है। और क्या था, टू एनकरेज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और ये था कि उनको रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए एनकरेज किया जाए, उनको क्या है, ढारस बधाया जाए, उनको हिम्मत दी जाए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करिए डेवलपमेंट वाले काम में। अब ये जो पॉलिसी इन्होंने बनाया, ये ऑब्जेक्टिव्स रखे, तो उसके लिए उन्होंने क्या है, कुछ फील्ड को टारगेट किया। समझ में आ रही बात, यानी इन्होंने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए उसको पाने के लिए कुछ फील्ड पे इन्होंने क्या किया, टारगेट किया, उस पर फोकस किया। तो उसमें एक क्या था इंकरेजमेंट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए इन इंडस्ट्रीज़ को, इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को क्या है, इंकरेज किया जाए, उनको और हिम्मत दिलाई जाए। अब इस पर्पज़ के लिए क्या किया इन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या प्रमोट किया और स्ट्रेंथन किया पीआरडीसी यानी फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कमेटी, जो कि पहले से बनी हुई थी। इस कमेटी को क्या किया इन्होंने, और ज़्यादा प्रोमोट किया, इनको और बढ़ावा दिया, और क्या किया, इसको और मजबूत किया, स्ट्रेंथन किया, इसको और मजबूत किया, ताकि ये क्या करें, इनका काम क्या सौंपा था कि वो जो हमारे इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है, जो कंपनियां हैं, उनके ये जाके देखें कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं। समझ में आ रही बात, इनको क्यों प्रोमोट किया और क्यों इनको मतलब और मजबूत किया, यानी पैसे वगैरह दिए, ताकि क्या है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है इंडिया के अंदर, उनको जाकर देखें कि उनकी ज़रूरतें क्या है, कि किस तरीके से वो क्या है, रिसर्च और डेवलपमेंट के फील्ड में वो ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वो काम कर सकते हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। तो उसके लिए इस वाली कमेटी को क्या किया इन्होंने, आगे बढ़ाया, उसको प्रमोट किया। ठीक है। और क्या किया, इसके लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 5% ऑफ इट्स टर्नओवर पर एनम इन R&D। और सरकार ने यह तय किया कि जो भी मतलब इनकम आ रही है इंडिया के अंदर टैक्स वगैरह से, जो भी मतलब पर एनम क्या है, इंडिया के अंदर जो भी इनकम आ रही है, तो उस इनकम का यानी हमारे जो क्या है जीडीपी का 5% क्या है, वो सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट में वो हर साल खर्च करेगी। यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज पे वो इतना पैसा खर्च करेगी, यानी पूरा जीडीपी का 5% वो हर साल खर्च करेगी। किस काम के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, मेडिकल लाइन में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। और क्या था कि टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 10 करोड़ पर एनम इन इनोवेशन रिसर्च इंक्लूडिंग द न्यू ड्रग डेवलपमेंट एंड न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और ये तय किया कि हर साल 10 करोड़ रुपया वो क्या खर्च करेगी इनोवेशन के लिए, यानी नई नई चीज़ें क्या है बनाने के लिए, यानी नई दवाएं बनाने के लिए, या नया ड्रग डिलीवरी सिस्टम को डेवलप करने के लिए हर साल वो 10 करोड़ रुपया खर्च करेगी। इस पॉलिसी में उन्होंने ये भी तय किया। और क्या तय किया था उन्होंने कि फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, यानी फॉरेन के अंदर जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज है, उनसे एग्रीमेंट करेंगे, उनको अपने इंडिया के अंदर लेके आएंगे, ताकि यहाँ पे भी उसको बढ़ावा दिया जा सके। और क्या तय किया था, टू मिनिमाइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड बैरियर, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो बैरियर है उसको कम करेंगे। और क्या क्या, मार्जिन फॉर इंपोर्टेड ड्रग्स, और जो दवाएं इंपोर्ट की जा रही है उनका कितना मार्जिन रहेगा, नहीं रहेगा, वो सब तय करेंगे। ऐसी प्राइसिंग और फॉर्मुलेशन, यानी दवाएं जो अपने इंडिया के अंदर फॉर्मुलेट की जा रही है, बनाई जा रही हैं, तो उनका प्राइस वगैरह कितना तय किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, क्या सारी बातें हैं प्राइसिंग से रिलेटेड, उस पर भी इन्होंने क्या किया, डिस्कशन किया था। और क्या, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, ये भी तय किया कि जो क्या कहते हैं दवाएं हैं उनके लिए क्या है, एक प्राइस हम लोग तय करेंगे। ठीक है, यानी एक मैक्सिमम प्राइस तय करेंगे। और क्या था, प्राइसिंग ऑफ शेड्यूल्ड बल्क ड्रग, और जो बल्क ड्रग है अभी मैंने बताया, तो उसके लिए भी क्या इन्होंने तय किया कि हम लोग उसके लिए प्राइस तय करेंगे। और क्या था, फार्मेसी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और फार्मेसी एजुकेशन और ट्रेनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। तो ये सारी चीज़ें इस पॉलिसी के अंदर इन्होंने क्या किया, तय किया, और इसको अपना गोल बनाया कि इसको हम लोग क्या है अचीव करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक था ये यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, और इसी के साथ में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।